नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका की वेनेजुएला ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई और अमेरिका के कुछ शहरों में ट्रंप के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत और जर्मनी के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण। जर्मनी ने भारत के विकास को सराहा। विक्ट्री डे परेड से इतर भरे गए संबंधों के रंग। पुतिन और किम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन ने कुर्स्क लड़ाई में मदद के लिए जताया आभार। ट्रंप का जिनपिंग, पुतिन और किम तिकड़ी पर मिलकर साजिश रचने का आरोप। वेनेजुएला अमेरिका के बीच तनाव चरम पर। ड्रग कार्टेल के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। कैरिबियाई सागर में ड्रग से लदे जहाज को बनाया निशाना। 11 लोगों की मौत। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने संसद भंग करने का रखा प्रस्ताव। वर्ष के अंत तक हो सकते हैं चुनाव। हाल ही में अदालत ने निलंबित पीएम शिनावात्रा को पद से किया था बर्खास्त। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली पर आत्मघाती हमला। कम से कम 15 लोगों की मौत, करीब 3 दर्जन घायल। फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर निकले एक जहाज को निशाना बनाया और 11 तस्करों को ढेर कर दिया। यह हमला उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी युद्धपोत और नौसैनिक वेनेजुएला की सीमा पर तैनात किए गए हैं। एक और जहां अमेरिका ड्रग्स तस्करी के लिए वेनेजुएला पर निशाना साध रहा है, वहीं वेनेजुएला के समर्थक इसे कुछ और बता रहे हैं। आइए इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कई दिन पहले अमेरिकी युद्धपोत दक्षिणी कैरिबियाई सागर में जिस मिशन पर निकले थे उसका आगाज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर निकले एक जहाज को निशाना बनाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बताया कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में था जिसका संचालन वेनेजुएला के कुख्यात आपराधिक संगठन ट्रेन डी आर्गुआ कर रहा था। जहाज पर सवार 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। मारे गए सभी लोग ट्रेन डी आर्गुआ के सदस्य बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने इस साल फरवरी में ट्रेन डी आर्गुआ को विदेशी आतंकवादी घोषित किया था। ट्रंप का दावा है कि जहाज पर नार्को टेररिस्ट सवार थे जो अमेरिका ड्रग्स लाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी हमले में जहाज और इस पर लदे ड्रग्स तबाह हो गए हैं। अमेरिका बार बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और ट्रेन डी आर्गुआ के बीच सांठगांठ का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग कार्टेल का इस्तेमाल कर अमेरिका को अस्थिर करना चाहते हैं। हालांकि मादुरो ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। इन आरोपों के मद्देनजर हाल ही में अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर सीधे $50 मिलियन कर दिया था। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में भी इस ड्रग कार्टेल से मादुरो के सीधे संबंध होने की पुष्टि नहीं होती है। अमेरिका की इन दावों ने वेनेजुएला के साथ संबंधों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि रिश्तों में कड़वाहट लंबे समय से चली आ रही थी। अमेरिका ने मादुरो की 2018 और 2024 की चुनावी जीत को मान्यता तक नहीं दी है। वेनेजुएला को लेकर ड्रग्स तस्करी का अमेरिकी दावा आंकड़ों की कसौटी पर पूरा उतरता नहीं दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि कोका की खेती और कोकीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कोलंबिया, पेरू और बोलिविया है। सिर्फ कोलंबिया से ही 2/3 से अधिक वैश्विक कोकीन निकलता है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ना तो उत्पादन करने वाला देश है और ना ही प्रमुख ट्रांजिट रूट। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से होकर सालाना करीब 250 टन कोकीन गुजरता है। मादुरो के इर्द गिर्द के कई लोग अमेरिकी अदालतों में
ड्रग्स तस्करी के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। इससे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत की गुंजाइश के संकेत मिलते हैं। मादुरो इन संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की दुहाई देते हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका सैन्य दबाव डालकर सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी जो नौसेना है वो ड्रग कार्टेल्स के ऊपर कार्रवाई कर रही है, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो अमेरिका वहाँ पे कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध में है। वहाँ पे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ड्रग कार्टेल जो है वो एक बहाना है और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मादुरो की बात कर रहे हैं, तो उनको अमेरिका नहीं मानता और उन पे इनाम भी है कि उसको अगर अरेस्ट करेंगे तो $50 मिलियन का उस पर इनाम भी है, जिसको बढ़ाया गया है। देखिए, अमेरिका जो है वो लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन के देश हैं उसको अपना वो बैकयार्ड समझता है, अपना इलाका समझता है एक तरह से। और ट्रंप की पॉलिसी की मैं बात करूं तो ट्रंप ने जो मोन्रो डॉक्ट्रिन है या मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, जिसके माध्यम से जो पूरा वहाँ का जो हेमिस्फीयर है, अमेरिका कनाडा से लेके अब तो डेनमार्क भी क्लेम कर रहा है, तो वहाँ से लेके नीचे तक कनाडा, मेक्सिको, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका, इन सारे जो देश हैं वहाँ पे अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। ज़्यादातर जगहों पे उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन अभी जैसे जैसे सत्ता जिस ढंग के हैं, जैसे ब्राज़ील में है, वो उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है। वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि लेफ्ट गवर्नमेंट है, आप जानते हैं, आइडियोलॉजिकली कम्प्लीटली अलग है और इनके जो अमेरिका है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अपनी जो हेजेमनी वो इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं पूरे लैटिन अमेरिका में, वहाँ पे वेनेजुएला कहीं ना बीच में आ रहा है। तो उनको यह भी लगता है कि वेनेजुएला है, ब्राज़ील है और ये दोनों आसपास के देश हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस जो दूसरे देश हैं जो अभी अमेरिका के प्रभाव में हैं वह भी बदल सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल का और गैस का रिजर्व माना जाता है। तो आप जानते हैं कि वैसे सारे देशों पे ट्रंप ने आक्रमण किया है जो कि तेल के मामले में बहुत महत्वपूर्ण। चाहे वो रूस की बात करूं, वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, आप जानते हैं यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका ने पहले ही झगड़ा करवा दिया था। ईरान पे आपने देखा कि कैसे बॉम्बिंग किया गया और अब वेनेजुएला पे आपको देखना पड़ रहा है। और यह संभावना काफ़ी है कि वेनेजुएला पे हमला होगा। किस रूप में होगा, क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है। डॉक्टर कुमार, सवाल ये आता है कि अगर सत्ता परिवर्तन अमेरिका का मकसद है तो क्या ये मान लिया जाए कि वहां से वेनेजुएला से अमेरिका में कोई ड्रग्स नहीं आती और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है? देखिए, ड्रग्स तो कोलंबिया से भी आ रहा है, ड्रग्स तो जो पेरू से भी आ रहा है, ड्रग्स तो जो वहाँ के जो देश हैं, आपने जैसे दिखाया अपने प्रोग्राम में कि 2/3 कोलंबिया से आ रहा है। और जो वहाँ का इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि अमेरिका का खुद का जो अंदरूनी जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट है वो उन्होंने बताया कि कोई बहुत ही सीधा संबंध नहीं है वहाँ पे। वहाँ के रेजीम, वहाँ का जो मदुरो का जो रेजीम है और जो ड्रग कार्टेल्स हैं उसमें कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो आप अमेरिका में अमेरिकन लोगों को अगर ट्रंप को बताना पड़ेगा कि ट्रंप ये हमला क्यों कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कारण दिखाना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली उनको बताना पड़ेगा कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि हम रेजीम चेंज में बिलीव नहीं करते हैं, प्रजातंत्र में बिलीव नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी का, तो नेशनल सिक्योरिटी में क्या दिखाएंगे, वहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस ढंग का तो है नहीं। तो उन्होंने ड्रग कार्टेल्स को अपने एक, जब वो प्रेसिडेंट बने तो जो ड्रग कार्टेल्स था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और जो देश हैं जैसे मेक्सिको इत्यादि, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अगर हम वेनेजुएला की बात करें या मादुरो की बात करें, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हज़ारों मिलिशिया तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर अभी तो ये जो कार्रवाई हुई है ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है, अगर वेनेजुएला की सीमा के अंदर में कार्रवाई होती है तो क्या ये आगे बढ़ सकता है, वहाँ पर कोई युद्ध छिड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये जो वेनेजुएला के जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली डिटरमाइंड हैं, क्योंकि लेफ्ट के हैं, उनकी अपनी मिलिशिया है और मदुरो ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वहाँ पे हमला होता है तो रिपब्लिक की नाम से, यानी कि लगभग वो क्लेम है उनका कि 4.5 लाख उनके पास एक आर्मी है और वो आर्मी उनसे युद्ध करेगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जितने अमेरिकन फोर्सेस अभी डिप्लॉय हुए हैं उसमें अमेरिका वहाँ पे फुल स्केल वॉर नहीं करना चाहता है, क्योंकि बोला जा रहा है कि लगभग 4,500 सैनिक को डिप्लॉय किया गया है। वहाँ पे 3 वहाँ पे जो
कुछ सबमरीन हैं और कुछ जो डिस्ट्रॉयर हैं, 3 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन है, और कुछ शिप्स भी हैं वहाँ पे, कुल मिला के 7 या 8 बताया जा रहा है। तो वैसे में 4,500 लोगों को लेके आप वेनेजुएला पूरा को तो हमला नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने ईरान में देखा या हूती को जैसे अमेरिका ने अटैक किया, कि अपने शिप्स वहाँ पे दूर पे रखेंगे, वहाँ से कुछ मिसाइल्स आप काराकास या उनके जो यानी कि कहीं ना कहीं इस इलाके में तनाव बढ़ेगा उससे। डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावों के दौरान अवैध प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब जब वो अपने इस अभियान को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें राजनीतिक और दूसरे विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरों में फेडरल गार्ड की तैनाती से भी लोग गुस्से में हैं। साथ ही श्रमिकों में भी उनकी नीतियों को लेकर आक्रोश दिख रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। न कोर्ट की परवाह, न नियमों और परंपराओं का ध्यान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारों में अपनी नीतियों को पिरोने पर उतारू हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी नीतियां अमेरिकियों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती हैं। ट्रंप एक तरफ टैरिफ के जरिए वैश्विक पटल पर आर्थिक उथल-पुथल मचाए हुए हैं, तो दूसरी ओर घर में भी डेमोक्रेट शासित राज्यों में अपने राजनीतिक एजेंडे को जमीन पर उतारने की फिराक में जुटे हुए हैं। जाहिर है कि कानूनी और पारंपरिक मान्यताओं से टकराती ट्रंप नीति के खिलाफ अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। लोग सड़कों पर उतर ट्रंप वापस जाओ के नारे लगाने लगे हैं। अमेरिका में सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से परेशान हजारों श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक दिवस के मौके पर कामगार उनके न्यूयॉर्क स्थित आवास के बाहर जुटे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। शिकागो और न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शनों का उद्देश्य श्रमिकों को होने वाली परेशानी और न्यूनतम मजदूरी की ओर ध्यान खींचना था, जहां न्यूनतम संघीय मेहनताना $7.25 प्रति घंटा है। उधर श्रमिकों के एक समूह डे स्ट्रॉन्ग का ट्रम्प नीतियों के खिलाफ 900 से अधिक शहरों में 1000 से अधिक विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का दावा है। ट्रंप अपनी इमिग्रेशन नीति को लेकर भी अमेरिकियों के निशाने पर हैं। शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नेशनल गार्ड नहीं चाहिए और उसे जेल में डालो के नारे लगाए। वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में भी लोग सड़कों पर उतरे। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का अतिक्रमण बंद करो लिखे पोस्टर और डीसी को मुक्त करो जैसे बैनर लहराए गए। हालांकि ट्रंप पर इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है।
बल्कि मजदूर दिवस वीकेंड पर हुई हिंसा को उन्होंने अपनी नीतियों के पक्ष में इस्तेमाल किया। ट्रंप ने शिकागो को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बताते हुए वहां सेना उतारने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ट्रंप ने इलिनॉय के गवर्नर जे.बी. प्रिज़कर द्वारा शहर में अपराध से निपटने के तरीकों की आलोचना करते हुए लिखा, डीसी की तर्ज पर यहाँ भी इस समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन ने भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि संघीय हस्तक्षेप निवासियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। इस बीच एक संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड सैनिकों का इस्तेमाल अवैध करार दिया है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार, हमने जो ये रिपोर्ट दिखाई, अमेरिका के कुछ शहरों के दृश्य भी आपको दिखाए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यह दर्शाता है कि अमेरिकन सोसाइटी किस ढंग से कम्प्लीटली डिवाइडेड है, बाइपोलर माहौल है वहाँ पे। और ट्रंप कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और हर एक जगह, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करूँ या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो वहाँ पे उनको लगता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि हर एक जगह पे वो बिल्कुल फोर्स के माध्यम से वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं शांति। उनकी जो यह पॉलिसी है वो अंदरूनी मामलों में फेल कर रहा है। उन्होंने गवर्नर को डिसमिस किया, मैं फेडरल गवर्नर की बात कर रहा हूँ, बैंक के गवर्नर की बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने डिसमिस किया। वहाँ पे जो नेशनल गार्ड्स जो नहीं लाने चाहिए, जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स होता है उसमें आप नेशनल गार्ड नहीं उतारते, उसमें आप आर्मी को नहीं भेजते हैं। लेकिन उसको उन्होंने, आपने देखा कि पहले लॉस एंजलिस इत्यादि कैलिफोर्निया का जो एरिया था वहाँ उतारा, उसके बाद आपने शिकागो में अपने प्रोग्राम में दिखाया। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ट्रंप कानून वहाँ पे नहीं मानते हैं और फोर्स के माध्यम से कानून वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका विरोध काफ़ी जगहों पे हो रहा है, खासकर वैसे जगहों पे बहुत जोर शोर से विरोध हो रहा है जो कि वहाँ पे जहाँ पे कि जो नॉन वाइट पॉपुलेशन, जो मिक्स्ड रेस वाले पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे न्यूयॉर्क की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क वहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है। शिकागो की बात करूं, वहाँ भी काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन है। कैलिफोर्निया तो कंप्लीट ग्रीन स्टेट के रूप में, एंटी ट्रंप स्टेट के रूप में देखा जाता है। तो उन सारे जगहों पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जहाँ उन सारे जगहों पे वहाँ के मेयर ट्रंप के विरोध में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और तो इसलिए प्रोटेस्ट और भी तेज होता नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वो चुनाव में जीत के आए, तो ये जो मुद्दे हैं जिन पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को मजबूत ही करेगा, एकत्र करेगा? जी बिल्कुल। उनका जो कैंपेन में आए थे तो उनका सबसे प्रमुख जो मुद्दा था, उन्होंने क्या बोला था कि हम जितने भी जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और जो बॉर्डर पे वहाँ पे बॉर्डर फोर्स लगाएंगे, बॉर्डर जार भी अपॉइंट किया उन्होंने। तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कुछ लीगल इमिग्रेंट होते हैं, कुछ इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में होते हैं, जो कि अभी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। कानून की स्थिति क्या है अभी पता नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है और लंबा केस चलेगा। लेकिन वह ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो लीगल और इलीगल का जो एक डिफरेंस होता है उसको ब्लर कर दिया उन्होंने, उसको खत्म कर दिया है और अरेस्ट करके वैसे लोगों को भी दूसरे जगहों में भेजा गया है जो कि लीगली वहाँ पे यूएस के सिटीजन है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जो आइस जो लॉ है उनका, उनकी जो नेशनल गार्ड को लाना, यह सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किस ढंग से वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स का बल का प्रयोग कर रहे हैं, और जिससे कि वहाँ पे उनके विरोध। क्या आम लोगों का प्रदर्शन कहेंगे या डेमोक्रेट्स समर्थन से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैसे कहेंगे इसको? ये देखिए, आम लोगों में गुस्सा है। मैं बता दूं क्यों गुस्सा है। आपने अभी प्रोग्राम में दिखाया कि 7.25 जो वहाँ पे मिनिमम जो वेज है वहाँ पे। मैं बता दूं कि मैं 2005 में जब वहाँ पढ़ाई करता था तो उसमें भी यही मिनिमम वेज हुआ करता था, 7.25। यानी कि 20 साल में कोई भी वेज वहाँ पे बढ़ा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे दाम तो बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी आप देख रहे हैं। जिस ढंग से वो टैरिफ लगा रहे हैं उससे और भी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो वैसे में वहाँ पे वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति अमेरिका की खराब होती जा रही है। तो लोगों का गुस्सा जायज़ है और जस्टिफाइड इकोनॉमिक इश्यूज को भी लेके है। और मान लीजिए कि आप इमिग्रेंट को नहीं लाते हैं तो चीप लेबर जो आप की बात करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ पे इमिग्रेशन को नहीं लाएंगे तो वहाँ पे चीप लेबर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और चीप लेबर नहीं लाते हैं तो चीन और भारत से वो कैसे कम्पीट करेंगे। तो ये तो उनकी पॉलिसी का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में। और इसलिए इस सबके बीच सवाल ये भी आता है कि वहाँ पर कई सारी जो अदालतें हैं उनके द्वारा इनके जो कदम हैं या इनकी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ वहाँ पर फैसले दिए जा रहे हैं। तो कोर्ट कितनी बड़ी बाधा है ट्रंप की नीतियों में आगे बढ़ने पर? देखिए, कोई भी अगर लीगली आप देखेंगे तो
ट्रम्प की बहुत सारी पॉलिसीज है, इंक्लूडिंग जो टैरिफ वाली पॉलिसी है, वो भी गलत है। वहाँ का कोर्ट यह भी कह चुका है कि अगर जो उन्होंने जिस ढंग से टैरिफ, जिस कारण से टैरिफ लगाया है वो गलत है। जो लॉजिक और जस्टिफिकेशन दिया गया नेशनल सिक्योरिटी इत्यादि का, तो वह सरासर गलत है। तो कोर्ट वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रही है कोर्ट वहाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि वो जजेस भी, वो जज जिसको कि ट्रम्प ने खुद अपॉइंट किया था, वो जज भी उनके विरोध में जजमेंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी वैधता है इनके बहुत सारे पॉलिसीज़ का, वो नहीं है। और इसके बावजूद भी ट्रम्प, आप जानते हैं कि ट्रम्प को लगता है कि उनका चूंकि 20% लोग वहाँ पे मागा के साथ हैं, तो उनको लगता है कि उसके और उस बेस को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर इस ढंग की पॉलिसी लाएंगे। चाहे वो कोलंबिया और वेनेजुएला की बात करूँ, या फिर जो अभी आपने जो वहाँ पे शिकागो में जो नेशनल गार्ड को भेजा, या इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी, तो वो मागा बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और इन दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते हैं ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज दो फेक ऐप्स डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता है। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे APK फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजिंग में एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया। इस परेड में चीन के अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग सहित 20 से अधिक देशों के नेता मौजूद थे। इस दौरान शी ने कहा कि दुनिया को शांति या युद्ध के बीच में से एक का चुनाव करना होगा। परेड से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया। विक्ट्री डे परेड के इतर बीजिंग में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान पुतिन ने रूस के कुशल क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी घुसपैठ को विफल करने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी और वीरता की प्रशंसा की। इस पर किम ने कहा कि रूस की मदद करना उत्तर कोरिया के लिए एक भाई की सहायता करने जैसा है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मौके पर भारत और जर्मनी के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के बीच स्कूल और कॉलेज के अल्पकालिक आदान प्रदान के लिए निःशुल्क वीजा पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने का संकल्प जताया।
थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री विवेचाया चाई ने सरकार बनाने के लिए नए गठबंधन के उभरने के बाद संसद को ही भंग करने और नए चुनाव को कराने की सिफारिश कर दी है। दरअसल हाल ही में थाई अदालत द्वारा प्रधानमंत्री पैत्रोंगटान शिनावात्रा को पद से हटाने के फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पीपुल्स पार्टी ने सरकार बनाने के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए फेऊ थाई पार्टी की जगह भूमजे थाई पार्टी की नेता अनुतिन चार्नविराकुल को समर्थन देने की घोषणा की है। इंडोनेशिया में खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी